हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हम क्रमबद्ध रूप से ल्यूसेंट को एक सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे साथ अपनी तैयारी को एकदम टाइट वे में एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अपने खुद के नोट्स बनाना और अपने बैकग्राउंड को मजबूत करना ये आपका खुद का होना चाहिए। किसी और की उधारी के नोट से पीएससी नहीं निकलती। इस बात को जितनी जल्दी आप सब लोग समझ जाएंगे उतना आप सब लोगों के लिए अच्छा होगा। इसी क्रम में हम ल्यूसेंट जो कि एक बेसिक किताब है उसको पढ़ रहे हैं। ये 13वां लेक्चर है जिसमें आज हम गुप्त साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद कर लिया जाए। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक गुरु को याद करते हुए, सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं इसमें क्रमबद्धता हो, इसलिए पिछली चीजों से इसका जुड़ना बहुत जरूरी है। पहले उस काम को कर लें। मैं थोड़ा 2-3 क्लासेस को रिवाइज कराता हूं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया था। हमने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को पढ़ा। सबसे पहले हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा। जब मौर्य साम्राज्य का पूरे भारत पर कब्जा हो गया या पूरे भारत को उसने एक कर दिया, तो उसके बाद इस पूरे हिस्से पर मौर्य साम्राज्य का कब्जा हो जाता है। धीरे 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 मौर्य साम्राज्य बिखर जाता है, टूट जाता है। और उसके टूटने के बाद 2 प्रकार के राजाओं का या उसके बाद 2 प्रकार के शासकों का कब्जा उस पर होता है, जिसे हमने देशी राजा और देशी उत्तराधिकारी और विदेशी उत्तराधिकारी के माध्यम से 2 अलग अलग वीडियोस में पढ़ा। हमने पढ़ा कि देशी उत्तराधिकारियों में 3 शासक आते हैं और विदेशी में 4 लोगों को हमने क्रम से पढ़ा। पहले यवन आए, फिर शक, फिर पल्लव और कुषाण। यहां तक कि जो कुषाण तक की कहानी थी वहां तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुषाणों की वंशज के रूप में अगली स्टेप होती है। कुषाणों के सामंत होते हैं गुप्त, जो धीरे धीरे कुषाण के पूरे साम्राज्य पर कब्जा करके उसे वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं जैसा मौर्य साम्राज्य में पूरा भारत एक हुआ करता था। तो गुप्त साम्राज्य की बात करना शुरू करते हैं। गुप्त उसी तरीके से पूरे भारत को एक करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य ने किया था। लेकिन इनका जो साम्राज्य है वो गुप्त से थोड़ा सा छोटा होता है। लेकिन फिर एक ऐसा जमाना आता है जिसमें पूरा भारत एक हो जाता है, उसी को गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। चलिए, अब गुप्त साम्राज्य का बैकग्राउंड आपके दिमाग में है कि पहले पूरा भारत एक होता है मौर्य के काल में। मौर्यों के जब उत्तराधिकारी कमजोर होते हैं तो पूरा भारत 2 अलग अलग राजाओं, देशी और विदेशियों में बंटता है। बाहर से आकर लोग इस पर कब्जा करते हैं। लेकिन फिर यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामान्य जन है वो अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को जगाते हैं और फिर शुरू होती है गुप्त काल की शुरुआत। गुप्त काल में फिर पूरा भारत एक ही साम्राज्य में जुड़ जाता है और नए साम्राज्य की शुरुआत होती है। इस साम्राज्य में कौन कौन राजा हुए ये हमें सबसे पहले याद रखना है। इसको मैं कोड के माध्यम से याद करा दूं। जनरली मैंने अभी तक राजा जो है वो कोड के माध्यम से याद नहीं कराए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कर लो कि गुप्त में जो राजा हुए वो कौन कौन हुए हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त हुए, उसके बाद घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आता है, फिर चंद्रगुप्त आता है, फिर इसके बाद कुमारगुप्त आता है और इसके बाद स्कंदगुप्त आता है। यहां तक के सारे राजा हमारे काम के हैं। लेकिन यहाँ बीच में एक थोड़े से समय के लिए रामगुप्त नाम का राजा भी आता है, इसे भी हमें याद करना है। तो क्यों ना इन सारे राजाओं को हम एक कोडिंग के माध्यम से एक कोड बना करके याद कर लेते हैं। देखिए, हमें गुप्त रूप से जो शीघ्र पढ़ने वाली आदतें हैं वो जल्दी पड़ जाती है। तो शीघ्र चरस की आदत पड़ जाती है, चरस की जो है आदत हमें जल्दी लग जाती है। तो उसी पे मैंने एक कोड बना लिया है। शीघ्र ही चरस की आदत पड़ गई तो इसको हम कहेंगे चरस के चक्कर में पड़ गए। क्या कहेंगे? शीघ्र ही चरस के शीघ्र, ये याद कर लो, शीघ्र ही चरस के चक्कर में पड़ गए। तो इतना बस याद कर लो तो आपको गुप्त काल के सारे राजा क्रम से याद हो जाएंगे।
शीघ्र से श्रीगुप्त हो जाएगा, घ्र से घटोत्कच हो जाएगा, च से चंद्रगुप्त, र से रामगुप्त, स से समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, क से कुमारगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त। अंतिम राजा फिर हम पढ़ते हैं विष्णुगुप्त और कहानी खत्म हो जाती है गुप्तों के। तो गुप्त में इतने राजा जो हमें ये कोड से याद करने हैं। क्या है कोड, आपको याद रखना है, शीघ्र, शीघ्र, चरस, चरस पीते हैं ना जो नशेड़ी लोग होते हैं, वो चरस के चक्कर में पड़ गए, तो चक्कर में पड़ गए से याद हो जाएगा। श्री से श्रीगुप्त आपको याद हुआ, घ से घटोत्कच आपको याद हुआ, च से चंद्रगुप्त आपको याद हो गया, र से रामगुप्त आपको याद हुआ, स से समुद्रगुप्त आपको याद हुआ, च से चंद्रगुप्त द्वितीय हमें याद करना है, और कर से कुमारगुप्त याद रखना है। लास्ट राजा स्कंदगुप्त याद रख लें, काम का यही है। इसके बाद और दो चार राजा आते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बहुत बिना काम के राजा हैं, इसलिए मैं याद नहीं करा रहा हूं। अंतिम शासक और याद कर लीजिए, अंतिम जो शासक है वो विष्णुगुप्त है। क्या है, विष्णुगुप्त। बस इतने में कहानी हमारी गुप्तों की खत्म हो जाएगी। चलिए इनके राजाओं के बारे में हम याद करते हैं बातें। उससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जो है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कुषाण जो है वो किसके सामंत थे? सामंत का मतलब क्या होता है? छोटा राजा। एक बहुत बड़े राजा के अंडर में छोटे छोटे कुछ राजा काम करते हैं। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री के अंडर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव काम करते, तो मुख्यमंत्री को आप सामंत कह सकते हैं। तो ऐसे कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा राजा जिसे हम सामंत कहते हैं, वो सामंत होते हैं गुप्त। और ये यूपी के आसपास या मथुरा के आसपास के रहने वाले लोग थे, जो धीरे धीरे गुप्त कुषाणों के साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो ये कुषाणों के क्या है? कुषाणों के सामंत हैं। सबसे पहला राजा श्रीगुप्त आता है, जो संस्थापक होता है या शुरुआत करता होता है। उसके बाद घटोत्कच नाम का राजा आएगा, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम नाम का राजा आएगा, और यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। क्योंकि श्रीगुप्त और जो घटोत्कच है वो कहीं नहीं कोई कुषाणों के अधीन अपने आप को मानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा महाराज की उपाधि धारण की। जबकि यहां से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने की शुरुआत होती है, अर्थात खुद में सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त एक संवत की शुरुआत करता है, जिसे गुप्त संवत भी कहते हैं। इसका एक उत्तराधिकारी रामगुप्त होता है, लेकिन ये बहुत कम समय तक शासन करता है। 4 राजा क्रम से आपने याद कर लिए। उसके बाद 4 राजा और याद करने हैं। चलिए अगले वाले जो 4 राजा हैं उसमें सबसे पहले समुद्रगुप्त। ये पराक्रमंक या श्री विक्रम की उपाधि धारण करेगा, और क्योंकि ये भारत को इतना ज्यादा फैला देगा, इसके साम्राज्य को इतना ज्यादा फैला देगा, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाने लगेगा, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो नेपोलियन को क्यों जाना जाता है विश्व में? बहुत सारे युद्ध लड़ने और उनको जीतने के लिए नेपोलियन को जाना जाता है, तो वही समुद्रगुप्त को भी जाना जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेगा, बहुत फेमस राजा होता है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करता है। स्कंदगुप्त ये भी एक महान राजा हुआ जिसने हुणों को हराया। और फिर अंतिम राजा जो है वो विष्णुगुप्त होता है, और गुप्तों का साम्राज्य भी उसी प्रकार समाप्त होता है जिस प्रकार मौर्यों का एक बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे बना और फिर समाप्त हो गया। वैसे ही हमें गुप्तों में हर एक राजाओं को याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एक एग्जैक्ट पॉइंट जो एग्जाम में आने जैसा है उसे याद कर लिया जाए कि कौन से गुप्त शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये महत्वपूर्ण है। श्रीगुप्त नाम का जो राजा था पहला, उसने आदिराज, अब आदि माने होता है शुरुआत, आदि शब्द का ही अर्थ होता है शुरुआत, तो श्रीगुप्त शुरुआत का राजा था, इसलिए उसने आदिराज या महाराज की उपाधि धारण की। आपको याद रखना है शुरू के 2 राजा महाराज की उपाधि धारण करेंगे और बाकी के सारे राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेंगे। तो ये पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। श्रीगुप्त में आदिराज कैसे है ये कनेक्ट हो गया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। समुद्रगुप्त जो है वो पराक्रमंक, देखो इस दुनिया में समुद्र का सबसे ज्यादा पराक्रम है। समुद्र चाहे तो अपने आप को पृथ्वी में मिला ले, पृथ्वी पर फैल जाए तो पूरी दुनिया डूब जाएगी, तो समुद्र सबसे बड़ा है, इसलिए पराक्रमंक याद रख लेना।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य या शक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं, और स्कंदगुप्त क्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। एक बार रीड भर कर लोगे तो सारी उपाधियां याद हो जाएंगी। इसका अलग से एक स्क्रीनशॉट लेना और इसे स्पेशली एक बार रीड भर कर लेना। आपने जैसे ही इसे रीड किया आपको सारा कंटेंट याद हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, हमें याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक राजा जो गुप्त काल में हुए उनकी डिटेल देखते हैं। इस वीडियो में हम सारे राजाओं की डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम श्रीगुप्त की बात करते हैं। श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की। इसी जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है? ताम्रपत्र अभिलेख, जो कि पूना में स्थित है। और किसका है? प्रभावती गुप्त का। श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त साम्राज्य के आदिराज के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत या इसका प्रारंभ जो है वो श्रीगुप्त ने किया था। याद रखिएगा, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया और उस मंदिर के संचालन के लिए 24 गांव दान दिए थे। इतनी जानकारी हमें श्रीगुप्त के बारे में याद रखनी है। घटोत्कच के बारे में एक दो फैक्ट ही याद रख लो। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आता है, और घटोत्कच जो है वो महाराज की उपाधि धारण करता है। और रिद्धपुर ताम्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। कहीं कहीं पर घटोत्कच को प्रथम राजा बताया गया है, कहीं कहीं श्रीगुप्त को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके हिसाब से श्रीगुप्त है, लेकिन रिपुंदर अभिलेख के हिसाब से घटोत्कच प्रथम राजा है, ऐसी भी जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान राजाओं की शुरुआत यहां से होती है जब हम पहले नंबर पे पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे पढ़ते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत महान राजा होता है, गुप्त वंश का इसे प्रथम या वास्तविक संस्थापक माना जाता है। घटोत्कच का पुत्र होता है ये। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त साम्राज्य की नींव डाली। अब देखो, साम्राज्य की नींव इसने डाली है, लेकिन उस वंश की शुरुआत श्रीगुप्त ने की है। दो अलग अलग बात है। वंश की शुरुआत और साम्राज्य बहुत बड़ी चीज है, तो उसकी शुरुआत कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और पाटलिपुत्र को अपनी क्या बना दिया? राजधानी। तो गुप्त रूप से हम क्या धरते हैं? पोटली को रखते हैं। पोटली में धन छुपाकर उसको गुप्त रूप से रखते हैं। तो गुप्तों की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। ये रटने के हिसाब से आप याद रखें। जब सारे वंश हम पढ़ लेंगे तो सारे वंशों के एक एक महान राजा या पहले संस्थापक, अंतिम राजा और उनकी राजधानी से याद करेंगे। जैसे गुप्त रूप से क्या धरना चाहिए? पोटली छुपा के रखनी चाहिए। तो गुप्तों की राजधानी क्या है? पोटली। पोटलीपुत्र है ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जिसका उल्लेख हमें मथुरा अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? मथुरा अभिलेख से मिलता है, ये याद रख लेना। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और विवाह संबंधों से अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की। याद रख लेना। 4-5 बातें हमें चंद्रगुप्त के बारे में याद रखनी है। पहले की गुप्त वंश की शुरुआत इसने की, गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, पहला स्वतंत्र शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, गुप्त संवत चलाया, और लास्ट में इसने क्या किया? कुमार देवी जो कि लिच्छवी रानी है उससे विवाह करके उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ऐसे हमें कुछ बातें याद रखनी है चंद्रगुप्त के बारे में। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात शुरू होती है कहां से? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा में एक न एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, जरूर पढ़ना है। इसने उपाधियां धारण की थी अश्वमेघ, पराक्रमंक, अप्रतिरथ और घपराक्रम। ये 4 उपाधियां आपको याद रखनी है। खैर रट्टा नहीं मारना है। देखो, समुद्र को कभी घोड़े की जरूरत नहीं है, तो अश्वमेघ हो जाएगा। पराक्रमी है समुद्र, अप्रतिरथ तो घोड़ा नहीं है, तो रथ कहां से होगा? और घपराक्रम। ये 4 उपाधियां याद रख लेना। विंसेंट आर्थर स्मिथ, ये एक इतिहासकार है। विंसेंट आर्थर स्मिथ, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री। क्या लिखा है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। में समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन एग्जाम्स में बार बार पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन में से है कि किसने नेपाल जो समुद्रगुप्त है उसको उपाधि दी थी, या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को किसने कहा? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। कहां कहा? तो उसने किताब लिखी जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें कहा, ये भी याद रख लेना। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ये कहां से पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था? उसका जो कुछ सिक्के मिले जिसमें वो वीणा बजाते हुए मिला है, तो सिक्कों पर उसके वीणा वादन से पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक कागज है जिसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति में इसे दक्षिणापथ विजयी राजा कहा गया। दक्षिणापथ विजयी के बारे में वर्णन मिलता है। ऐसा कहा कि इसने पूरा उत्तर भारत और पूरा दक्षिण भारत जीत लिया था। तो उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने जीता, और इसकी जो विजय है इसी का कारण इसे नेपोलियन कहा गया। तो 12 राजा, 2 दक्षिण में और उत्तर में 9 राजा इसने जीते। उत्तर की बात नहीं करते, दक्षिण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी एक विशेष नीति का नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या नाम होगा? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति किस राजा ने चलाई थी? तो समुद्रगुप्त ने चलाई थी। ग्रहण का मतलब होता है शत्रु पर अधिकार कर लेना, मोक्ष का मतलब होता है शत्रु को मुक्त कर देना, और अनुग्रह का मतलब होता है राज्य लौटाकर शत्रु पर दया कर देना। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इसने दक्षिण में अपनाई थी, और 12 राज्यों को इसने दक्षिण में जीत करके अपने अधीन कर लिया था, इसलिए सबसे बड़ा साम्राज्य इसका बन जाता है। समुद्रगुप्त को आपने पढ़ लिया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं एक और महान राजा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि शकों को हराकर इसने 58 ईसा पूर्व में ही विक्रमादित्य नाम के राजा ने गुप्त शक संवत की विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो वो यही कहानी है। इसने विक्रमांक, विक्रमादित्य या परम भागवत नाम के राजाओं की उपाधि धारण की। कुछ इसके अन्य नाम भी हमें साक्ष्यों में मिलते हैं, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ऐसे नाम भी इसके उपनाम के रूप में मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर, अब देखो भारत कहां से शुरू होता है? गुजरात से शुरू होता है, और ये पश्चिम बंगाल तक फैलता है। तो ये गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था, यही लिखा हुआ है। और उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य बनाने वाला मौर्यों के बाद पहला राजा हुआ ये। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। किस युग को, किस काल को, किस जमाने को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके जमाने को या फिर पूरे गुप्त काल को ही साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। चीनी यात्री फाइयान, अब हम उस समय इतने ज्यादा महान लोग हो गए थे कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ाई करने के लिए हमारे यहाँ आते थे। जैसे कि देखो, चंद्रगुप्त के दरबार या चीनी यात्री फाइयान जो है वो किसके दरबार में आएगा? चंद्रगुप्त के दरबार में। तो चंद्र के दरबार में कौन आया? फाहियान आया। फाहियान आया है ना, याद रख लेना। चंद्रमा पे जाना है तो यान से जाना पड़ेगा, ये याद हो गया। भारत यात्रा पर आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्राहक सचिव का नाम था वीरसेन, और इस वीरसेन जो कि शिव धर्म को मानने वाला था, इसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों पर एक मंदिर बनाया जो बहुत महान मंदिर है, याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है। उदयगिरी की पहाड़ियों पर शिव मंदिर का निर्माण वीरसेन ने करवाया, जो कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन था? सेनापति था। और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में एक पॉइंट और याद कर लेते हैं, इनके 9 रत्नों के बारे में। समुद्रगुप्त या इस चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों के नाम हमें रटने हैं। चलिए पहले उन्हीं को याद कर लेते हैं। जो 9 रत्न हुए हैं उनके नाम हमको कोड बनाकर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो याद रहेंगे नहीं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं। और गुप्त क्या होता है? छुपा हुआ क्या होता है? धन। क्या होता है? धन। धन जो है वो छुपा होता है। तो धन होता है, काला धन भी होता है और हरा धन भी होता है। हरे हरे नोट होते हैं ना 100 के। तो अब देखो, इसे कोडिंग के माध्यम से याद करना है। धन जो है छुपा, गुप्त क्या होता है? धन। तो मैं ये कोड बना करके आपके सामने रख रहा हूं। धन जो है वो गुप्त धन होता है। तो गुप्त जो धन है वो काला भी होता है और वो हरा भी होता है। याद रखना, वो कैसा होता है? काला भी होता है और वो हरा भी होता है। याद रख लोगे। अब आपको काले और हरे से क्या मतलब है? आपको तो अमीर बनने से मतलब है। अब देखो, काला धन या हरा धन कैसा होता है? छुपा होता है ना। तो छुपा हुआ जो धन है उस पर शक नहीं करते।
उसे चुपचाप जो है अपनी जेब में रख लेते हैं और अमीर बन जाते हैं। अमीर बनने के बाद क्या करते हैं, अमीर बनने के बाद अपनी रुचि के हिसाब से बाहर की चीजों पर, है ना, बहुत ताल ठोक करके कब्जा करते हैं, खरीदते हैं। याद रख लेना, एक कोड मैंने बनाया है, बहुत सस्ता सा कोड है। जो धन होता है वो या तो काला होता है या वो हरा होता है। पहले तो गुप्त धन की बात कर रहे हैं। गुप्त धन कैसा होता है, गुप्त से गुप्त साम्राज्य की बात हो जाएगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न याद करने हैं। देखो 2 समय पे 9 रत्न रहे, एक तो अकबर के 9 रत्न है और एक गुप्त के 9 रत्न है। तो ये दोनों को याद करने के लिए गुप्त के ही 9 रत्न का कोड हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको जोड़ने के लिए याद रखना गुप्त क्या होता है, धन। तो धन से याद हो जाएगा धन्वंतरी। क्या हो जाएगा, धन्वंतरी। पहला पॉइंट याद हो गया। कल से कालिदास याद हो गया होगा आपको, कालिदास याद हो गया। हरि से हरिशेन याद हो गया होगा। 3 नाम याद हो गए बड़े। छुपा हुआ तो छपणक याद हो जाएगा। अब काला या हरा धन जो होता है उस पर, जो कि छुपा हुआ है, उस पर शक नहीं करते, तो शक्र, ये भी इसका दरबार का एक व्यक्ति होता है। अमीर से क्या होता है, अमर सिंह याद हो जाएगा, अमर सिंह। रुचि तो वर रुचि, नाम क्या है, वर रुचि। फिर वराह मिहिर और बेताल भट्ट। इतने लोग हैं इसके दरबार में जिनको 9 रत्न कहा जा रहा है। बड़ा ही स्वीट सा एक कोड है, अगर शांति से आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। देखो गुप्त क्या होता है, धन कैसा होता है, या तो काला होता है या हरा होता है, याद रख लोगे। लेकिन छुपे हुए धन पर, किसके ऊपर, छुपे हुए धन जो कि छुपा हुआ है उस पर शक नहीं करते। क्या नहीं करते, शक नहीं करते, है ना, शक नहीं करते, सीधे अमीर बनते हैं। अमीर बन के अपनी सारी इच्छा की पूरी या अपनी रुचि को पूरी करते हैं और सारी बाहर की चीजों पर ताल ठोक कर कब्जा कर लेते हैं। ये याद रख लेना, या बाहर के धन पर ताल ठोक कर कब्जा कर लेते हैं। 9 रत्न याद हो गए आपको। धन से धन्वंतरी याद हो गया होगा आपको। कर से कालिदास याद हो गया होगा। काला कौन, कालिदास। हरा कौन, हरिशेन। कौन है, हरिशेन। छप से छपणक, नाम क्या है, छपणक। शक से शक, नाम ही है इसका, शक। अमीर से अमर सिंह, अमीर को मैंने अमीर सिंह कर दिया है, याद हो जाएगा। रुचि से वर रुचि। बाहर से बहार मिहिर, क्या नाम है इसका, वराह मिहिर। और ताल से बेताल, क्या है, बेताल नाम। तो ये 9 रत्न आपको याद हो गए, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोडिंग से खुद ही याद करा रहा हूं आपको, आप तो बस मेरे साथ चलते जाइए, मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर के बेताल को याद करते जाइए। हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूरा शासनकाल इसका याद कर लिया। फिर हमने 9 रत्न जो इसके दरबार में थे, कौन थे, इसके दरबार को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है साहित्य का, क्योंकि 9 ऐसे लोग थे जो पूरे इतिहास में नहीं हुए और उन्होंने पूरे साहित्य की रचना कर डाली, इसलिए इसको याद किया जाता है। अब आता है इसके बाद कुमारगुप्त। हमारा पहला कोड याद है ना, जिससे हमने सारे राजाओं के नाम याद किए थे। क्या था कोड, शीघ्र ही चरस की, क्या चक्कर में पड़ गए, तो चक्कर में पड़ गए तो कुमारगुप्त याद हो जाएगा। कर से इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, मुद्राओं पर अंकित किया। क्या नाम, श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य या महेंद्र सिंह या अश्वमेघ महेंद्र, ऐसे नाम इसने अंकित करवाए, ये इसके उपनाम है, याद रख लेना। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसीलिए इसको अश्वमेघ महेंद्र भी कहा जाता है। और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गुप्त राजा ने अश्वमेघ प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। तो अश्वमेघ प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो किसने चलाई है, वो कुमारगुप्त ने चलाई है। कुमारगुप्त प्रथम जो है, क्योंकि कुमार है, कुमार के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है या ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म कनिष्क के समय 2 भागों में बढ़ गया है। कनिष्क के समय 4थी बौद्ध संगीति हुई और उसमें बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ गया, एक महायान और एक हीनयान।
तो हीनयान जो है वो नीचे चला गया, महायान उत्तर में रह गया। तो महायान का एक कॉलेज बना जिसे हमने कहा नालंदा विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की है कुमारगुप्त ने। किसने की है? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको एक उपनाम से जाना जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड क्या है? इस दुनिया के जो विश्वविद्यालय उसमें सबसे फेमस विश्वविद्यालय ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसके हम डिक्शनरी पढ़ करके शब्दों का अर्थ पता करते हैं, वही ऑक्सफोर्ड की बात की जा रही है। कुमारगुप्त हमने पढ़ लिया। अंतिम राजा आएगा स्कंदगुप्त। खैर अंतिम राजा तो कौन है? विष्णुगुप्त। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कोई ढंग ढंग के राजा नहीं आते, इसलिए स्कंदगुप्त पढ़ लो और कहानी खत्म। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक होता है। हुणों को गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण के समय यही राजा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुणों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब कौन गुप्त सम्राट था? तो स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट हुआ करता था। सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदित्य के पुत्र चक्रपाणी ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की थी। ये क्वेश्चन 2-3 बार घुमा घुमा करके पूछ लिया गया, इसलिए इस व्यक्ति को मैंने डाल दिया। स्कंदगुप्त तक की कहानी अगर आपको याद हो गई हो तो बस इतना ही हमें पढ़ना है। ये 9 रत्न बहुत अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको गुप्त साम्राज्य बहुत अच्छे से याद रहा होगा। मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कराता हूं। गुप्त साम्राज्य में हमें क्या याद करना है? एक तो 6-7 राजाओं के नाम याद करने। कोड बना लिया हमने। क्या कोड बनाया? शीघ्र ही चरस के चक्कर में पड़ गए। क्या पड़ गए? चक्कर में। ठीक है, पहला पॉइंट तो श्री से श्रीगुप्त, घट से घटोत्कच, च से चंद्रगुप्त प्रथम, र से रामगुप्त, एक पढ़ने वाला राजा नहीं है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, और कुमार के बाद आता है स्कंदगुप्त, और अंतिम राजा है विष्णुगुप्त। क्या है? अंतिम राजा विष्णुगुप्त। कहानी गुप्तों की खत्म। हमने यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न पढ़े हैं, और 9 रत्नों को हमने कोड बना करके याद कर लिया। कोड क्या है आपका? बहुत शॉर्टकट सा सुंदर सा कोड है। देखो, गुप्त जो होता है ना वो धन होता है। धन कैसा होता है? या तो काला होता है या हरा होता है। तो इसको छिपा करके रखते हैं, है ना। छिपे हुए धन पर कभी भी शक नहीं करते और उससे अमीर बन जाते हैं। अपनी रुचि की सारी चीजें, जरूरतें पूरी करते हैं और बाहर वालों को नहीं बताते, और बहुत ताल ठोक करके उस धन पर कब्जा करते हैं। इतने नाम याद रखो और पूरे 9 रत्न याद करो। गुप्त साम्राज्य समाप्त होता है। अब हम गुप्त प्रशासन पढ़ेंगे और गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है उसको पढ़ेंगे। कौन कौन सी किताबें गुप्त काल में लिखी गई, कौन कौन सी कला का आविष्कार गुप्त काल में होता है, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको पूरा गुप्त काल समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा गुप्त काल है। आगे क्या होगा? गुप्त के जब अंतिम राजा आएंगे तो फिर गुप्त टूटेगा और फिर नए राजा आएंगे, और फिर वहां हम हर्षवर्धन पढ़ते हैं, वर्धन साम्राज्य पढ़ते हैं, और वहीं से मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। उम्मीद है आपको पूरा हिस्ट्री समझ आ रहा होगा। अगले 2 वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको अभी तक की सब चीजें क्लियर रही होगी। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने और शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मेरी आशा है कि मैं निःशुल्क रूप से सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा सकूं। अगर ये वीडियोस के व्यू इतने ही कम रहे तो मजबूरन मुझे यह सीरीज को बंद करना होगा। इसलिए सबसे आशा करता हूं कि आप अपने स्टेटस पर लगाकर इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।